तथा भारत मुक्ति मोर्चा के भारत मुक्ति मोर्चा के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथि एवं वक्ता साथीगण और पूरे पूर्वांचल से कोने कोने से आए हुए साथियों, सबसे पहले तो आज जिस प्रांगण में यह कार्यक्रम हो रहा है, डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा साहब जो अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन बहुत सारी यादें उनके साथ में हम लोगों की जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले का जन्मदिन है, तो इस मौके पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के जन्मदिन की देते हैं। और ये जो अप्रैल का महीना है, ये अप्रैल का महीना हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। अभी लेटेस्ट जो जानकारी आई उसके मुताबिक 8 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है, 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले का जन्मदिन है, 14 अप्रैल को विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, और फिर 16 अप्रैल को महान सम्राट अशोक का जन्मदिन है। तो ये हमारे जो बहुत महान महापुरुष हुए उनका बहुत सारा जन्मदिन अप्रैल महीने में है, इसलिए उन तमाम महापुरुषों के जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, पूरे देश में एक जद्दोजहद वाम से भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ के माध्यम से चल रही है। माननीय मेश्राम साहब प्रतिदिन इस मुहिम को आगे बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं कि देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर माइनॉरिटी हो, या इनके अलावा भी जो जिन लोगों को आजादी के 75 साल में अधिकार वंचित कर दिया गया, पीछे छोड़ दिया गया, उन सभी लोगों को संगठित किया जाए और संगठित करके एक मजबूत ताकत देश में निर्माण किया जाए और उस ताकत का उपयोग करके देश में इंसाफ कायम किया जाए। ये एक बहुत बड़ी कोशिश पूरे देश भर में चल रही है और उसी के तहत ये आज का कार्यक्रम लगाया गया है। अगर हम देश की स्थितियों और परिस्थितियों के बारे में आकलन करें, देश की स्थिति और परिस्थिति को समझें, तो देश को आजादी को 75 साल हो गए और 75 साल जो देश की आजादी को बताया जा रहा है, जिस आजादी से अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, तो ये 75 साल में 2 बातें ही फैलाई जा रही है। एक बात ये फैलाई जा रही है कि भारत में जो समस्या है वो सारी समस्या अंग्रेजों ने पैदा किया, और दूसरे लोग ये फैला रहे हैं कि भारत में जो समस्या है वो सारी समस्या मुगलों की वजह से पैदा हुई। ये 2 प्रकार की विचारधारा पूरे देश भर में फैलाई जा रही है। एक पार्टी जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है, आजादी के बाद लंबे समय तक इस बात पर राज किया कि अंग्रेजों की वजह से सारी समस्याएं थी, अंग्रेजों को हमने खदेड़ दिया है, इसलिए हमारी सरकार बनाओ, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। और इसके आधार पर कांग्रेस पार्टी देश में लंबे समय तक राज करती रही। दूसरी विचारधारा आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है, जो ये कह रही है कि भाई इस देश में जो समस्याएं हैं वो मुसलमानों की वजह से है, मुगलों की वजह से है, और कल इनकी संख्या और बढ़ जाएगी तो ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। और पिछले कई सालों से आप लोग देख रहे हैं तो इस आइडियोलॉजी के लोग इस देश पर शासन कर रहे हैं, इस देश की सत्ता में बैठे हुए हैं। अब हमें यह सोचना है, हमें यह समझना है कि आखिर हम लोगों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। अरे जो लोग कह रहे थे कि अंग्रेजों की वजह से समस्या है, उन्होंने इतना दिन तक इस देश पर राज किया, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जो लोग कह रहे हैं कि मुगलों की वजह से समस्या है, वो इतना दिन से इस देश पर राज कर रहे हैं, फिर भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है।
है, बल्कि हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही। आज चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, सभी की समस्याएं हैं। हालत तो यहां तक खराब हो गई है कि अब क्षत्रिय और वैश्य लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनकी भी हालत खराब हो रही है। केजरीवाल मुख्यमंत्री, उसको जेल के अंदर डाल दिया। तो ये बहुत बड़ा मामला पूरे देश के अंदर चल रहा है। मुझे तो एक दिन वैश्य लोग कुछ मिलने के लिए आए तो मैंने उनको कहा, वैश्य लोगों को मैंने कहा, अरे भाई सबसे बड़ा घोटाला तो तुम्हारे साथ हो गया। गांधी जी वैश्य थे, पूरी जिंदगी लगा दिया, ब्राह्मणों को सत्ता में स्थापित कर दिया और वैश्य उसकी क्रेडिट भी नहीं ले पाए। आज गांधी परिवार के नाम पर कोई वैश्य परिवार नहीं जाना जाता है, गांधी परिवार के नाम पर ब्राह्मण परिवार जाना जाता है, वैश्य परिवार नहीं जाना जाता है। वैश्यों के साथ तो इतना बड़ा घोटाला हो गया कि गांधी का नाम भी उनसे ब्राह्मणों ने छीन लिया। तो ये देश में बहुत सारी परिस्थितियों पर अगर हम आकलन करें तो ये समस्याएं पैदा हो गई है। आज ओबीसी के लोग ये कह रहे हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, केवल इतना कह रहे हैं, भाई कुत्ते की गिनती कर रहे हो, बिल्ली की गिनती कर रहे हो, भैंस की गिनती कर रहे हो, गाय की गिनती कर रहे हो, सुअर की गिनती कर रहे हो, जंगली जानवरों की गिनती कर रहे हो, और जंगल में शेर बाघ चीते अगर कम हो जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री इतना चिंतित हो रहे हैं कि विदेश से लाकर शेर बाघ चीते डाल दे रहे हैं भारत के जंगलों में। नरेंद्र मोदी जी अपने को ओबीसी कहते हैं। एक ओबीसी कहने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, वो जानवरों के लिए चिंतित है, इंसानों के लिए चिंतित नहीं है, ओबीसी समाज के लिए चिंतित नहीं है। और इस देश की मीडिया कितनी महान है, वो हाथी की खिचड़ी खाने में व्यस्त है, लेकिन उसकी 52% ओबीसी की समस्या उसको नजर नहीं आती, शेड्यूल कास्ट की समस्या नजर नहीं आती, शेड्यूल ट्राइब की समस्या नजर नहीं आती, माइनॉरिटी की समस्या नजर नहीं आती। और इस देश में जो वोट लूटा जा रहा है ईवीएम से, ये भी कोई समस्या है देश में, ये समस्या उसको नजर नहीं आती। उसको खिचड़ी खाना, हाथी की खिचड़ी खाना ज्यादा मजा आ रहा है। तो देश के हालात यहां तक पहुंच गए। आज राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की जयंती है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने 1848 में एक लकीर खींचने का काम किया था कि ना अंग्रेज हमारी समस्या की जड़ में है, ना मुगल हमारी समस्या की जड़ में है, बल्कि अंग्रेजों और मुगलों के पहले कुछ लोग जो विदेश से आए वो हमारी समस्या की जड़ में है। अगर अंग्रेज हमारी समस्या की जड़ में होते तो 75 साल से ज्यादा हो गया अंग्रेजों को गए हुए, तो हम आजाद हो गए होते, हमारी समस्या का समाधान हो जाता। अगर मुगल हमारी समस्या के जड़ में होते, मुगलों का राजपाट खत्म हो गया, जो बचे खुचे मुगल थे वो पाकिस्तान चले गए, भारत में मुगल नहीं है, भारत में तो हमसे कन्वर्टेड मुसलमान हैं, मतलब मुगल भी नहीं रहे, मतलब अंग्रेज भी नहीं रहे, मगर हमारी समस्याएं कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। तो इसलिए अब सोचने की जरूरत है कि आखिर वो समस्याएं पैदा करने वाले लोग कौन है। वो समस्याएं पैदा करने वाले लोग अंग्रेजों और मुगलों के पहले जो ब्राह्मण लोग आए, वो ब्राह्मण लोग हमारी समस्याओं को तब भी पैदा किए और आज भी पैदा करने का काम कर रहे हैं। और देश के आजाद होने के बाद जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है, और जब ब्राह्मणों ने लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया है तो हमारी समस्याओं का समाधान होने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि जिनके बाप दादा पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों को शूद्र घोषित किया, जिनके बाप दादा पुरखों ने हमारे पूर्वजों को अछूत घोषित किया, जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, पढ़ने लिखने से लेकर धन संपत्ति रखने के अधिकार से लेकर बोलने सुनने के अधिकार से लेकर कुर्सी पर बैठने तक के अधिकार से रोकने का काम किया, आज उनकी औलादें वही सोच रखती हैं, इसलिए वो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। लेकिन हमारे लोग बहुत भोले भाले, हमारे तमाम महापुरुष आए, बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि चींटी और हाथी एक साथ नहीं रह सकती, सांप और नेवला एक साथ नहीं रह सकता है, शेर और बकरी एक साथ नहीं रह सकती है, लिखा बाबा साहब ने। लेकिन हमारे लोग आज तक नहीं समझे। हमारी बोली अगर कोई दूसरा बोल देता है तो हमारा छोड़कर उसका गुणगान हमारा आदमी करने लगता है। अरे बोला तो राहुल गांधी ने, अरे बोला जनगणना करेंगे, अरे बोला ईवीएम के खिलाफ, हमारा छोड़कर उसका गुणगान शुरू कर देते हैं। आज तक समझ नहीं पाए। काशीराम साहब कहते थे अगर एक कड़ाही दूध हो और उसमें
2 बूंद नींबू का निचोड़ दो तो सारा दूध फट जाएगा और कभी उसका दूध नहीं बनेगा, चाहे जो भी हो जाए। तो हमको ये बात समझना होगा कि जिनके बाप दादा पूर्वज और जो आज भी हमको अच्छे कपड़े पहनते नहीं देखना चाहते, अच्छी गाड़ियों में चलते नहीं देखना चाहते, क्या वो लोग हमारे लिए न्याय करेंगे? क्या वो लोग हमारे साथ इंसाफ करेंगे? वो हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे। जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे, कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। तब भी धोती वाला कमा रहा था, टोपी वाला खा रहा था, आज भी धोती वाला ही कमा रहा है। किसान कौन है, मजदूर कौन है, कौन कमा रहा है? चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्री देख लो, चाहे खेती किसानी में देख लो, कौन मेहनत कर रहा है? किसके सर का पसीना पैर तक जा रहा है? कौन ये कर रहा है? कमा ये रहा है, खा हो रहा है। और यही राजनीति में भी हो रहा है, मेहनत हमारा आदमी कर रहा है। और जब बड़े बड़े पदों पर बैठने का काम होता है तो वही लोग बैठने का काम कर रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को समझना होगा। अगर इन परिस्थितियों को हम समझेंगे कि अंग्रेज हमारी समस्या की जड़ नहीं, हमारे ओबीसी के लोग तो इतने भोले भाले लोग हैं। पंडित जी हम लोगों के घर में आते हैं और क्या बता देते हैं, कहते देखो मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब ये 14-14 कर रहे हैं तो हमारा आदमी कहता क्या होगा पंडित जी इससे? देखो ये 14-14 पैदा कर रहे हैं, 100 साल पैदा करेंगे, 200 साल पैदा करेंगे, 300 साल पैदा करेंगे, 400 साल पैदा करेंगे, 500 साल पैदा करेंगे। 400-500 साल तक जब ये 14-14 बच्चे पैदा करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी और ये देश पर कब्जा कर लेंगे। कितने समझदार लोग हैं हम लोग समझ गए। पंडित जी ने हमको समझा दिया, ये 14-14 कर रहे हैं, ये 400 साल तक 14-14 करेंगे तब अपनी संख्या बढ़ा लेंगे, और जब ये 400 साल तक पैदा करेंगे तब संख्या बढ़ा लेंगे, तब इस देश पर कब्जा कर लेंगे। ये हम समझ गए। और हम ये नहीं समझ पाए कि जब संख्या ज्यादा होने से ही कब्जा होता है, ये बता रहे हैं कि ज्यादा संख्या मुसलमान की हो जाएगी तब कब्जा करेंगे। तो जब संख्या ज्यादा होने से कब्जा होता है, अरे हमारी तो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी की आज ही 90% है, तो आज ही हम कब्जा क्यों नहीं कर लेते? इतनी सी छोटी सी बात हमारे लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, हमारे लोगों के अकल में नहीं आती। तो ये बात समझना होगा। बाम से भारत मुक्ति मोर्चा, मेसराम साहब, काशीराम साहब, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर कोई और बात नहीं समझा रहे थे, यही बात समझा रहे थे। और जब जब हमारे लोगों को मौका मिला, जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने तो नारा लगा, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठा छूरा। आज उन्हीं कर्पूरी ठाकुर को वोट लेने के लिए भारत रत्न देने का काम किया। जिन लोगों ने यह नारा लगाने का काम किया था, आपको फंसाने का काम कर रहे हैं। कहानी सुनाई जाती है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। लेकिन फिर पक्षी फंस जाता है। तो हमें समझना होगा, बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना डाल दिया, भारत रत्न का फंस जाएंगे लोग। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी देश के नेता थे। उन लोगों को विचार करना चाहिए कि उनके बाबा देश के नेता थे और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हो गए, वो एक जाति के नेता हो गए। उनको तो इस पर विचार करना चाहिए। वो जाकर के उन लोगों की गोद में बैठ गए भारत रत्न का हवाला देकर कि जो लोग उनके बाबा को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, उन लोगों की गोद में जाकर बैठ गए। तो बार बार बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, बार बार हम फंसते हैं। सारे महापुरुष समझा के गए, मेसराम साहब समझा रहे हैं। अभी समझ जाओ, अभी समझ जाओ, मेसराम साहब समझा रहे हैं, अभी समझ जाओ। आप तो समझ गए हो, इसलिए आए हो, मुझे पता है। इसलिए आपको समझने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये चलो गांव की ओर क्यों लिखा है? अरे गांव में जो नहीं समझे हैं उनको समझाओ। ये वोट का अधिकार बहुत अच्छा भी है, बहुत खतरनाक भी है। पहले एक राजा को दूसरे राजा का राजपाट लेना होता था, फौज बनाता था, तो तीर तलवार बंदूक गोला की व्यवस्था करता था, हमला कर देता था, कब्जा कर लेता था।
अब लोकतंत्र आ गया। फूले साहू अंबेडकर पेरियार ने जो आंदोलन चलाया उसकी वजह से लोकतंत्र आ गया। अब ये विद्वान लोग बैठे हैं, ये वोट डालेंगे तो एक ही गिना जाएगा, और गांव में जो अनपढ़ जाहिल बैठा है वो वोट डालेगा तो उसका भी एक ही गिना जाएगा। आप विद्वान हो, आपका 10 नहीं गिना जाएगा, और वो विद्वान नहीं है तो उसका कम नहीं गिना जाएगा। तो विद्वान लोग अगर ये सोचे कि हम विद्वान 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 बने रहेंगे, अकेले इकट्ठा रहेंगे विद्वान विद्वान लोग, तो हम अपने दुश्मनों को पराजित कर देंगे। नहीं कर सकते हो। आपके समाज का जो अनपढ़ जाहिल है, जो आपकी बात नहीं समझ रहा है, उसको हमारा दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है। वहां जाओ उसके पास में, उसको इस्तेमाल कर रहा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर उसका इस्तेमाल हो रहा है। अब हमारा आदमी कितना समझदार है, उन्होंने गाना बना दिया, जो राम को लाए हम उनको लाए। अरे हमने कहा भाई इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? अरे भाई या तो भगवान मत कहो या तो कहो मत हम लाए हैं। अगर भगवान कह रहे हो तो भगवान को कोई लाता थोड़े ही, लेकिन वो समझा ले जा रहे। क्यों समझा ले रहे? वन वे चल रहा है, वन वे चल रहा, टू वे करो। उनकी ही बात जा रही धड़ाधड़, हमारी जा ही नहीं रही। वन वे चल रहा, हमारा आदमी वही समझ जा रहा, टू वे करो। कोई बात उनका जा रहा है तो वो दूसरी बात वामन मेश्राम का, संगठन के लोगों का पहुंचना चाहिए। जब दोनों पहुंचेगा तो लोग समझ जाएंगे वन वे जब तक रहेगा हम सफल नहीं हो सकते, इसको टू वे बनाना होगा। और टू वे कैसे बनेगा? जब हर बूथ पे हमारा संगठन होगा तब ये टू वे बनेगा। एक उनका जाएगा टीवी अखबार से, उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से, दूसरा सोशल मीडिया है। हमारा भी दिल्ली से मेश्राम साहब एक वीडियो बनाएंगे, तो जब बूथ पे हमारा संगठन होगा तो बूथ तक हमारा भी मैसेज पहुंच जाएगा। जब दोनों पहुंच जाएगा, उनका गलत है हमारा सही है, लोग दोनों देखेंगे, लोग समझ जाएंगे गलत वाले के साथ नहीं जाना है, सही वाले के साथ जाना है। मैं जब देश भर में घूमता हूं, जहां मुझे लोग कहते हैं यहां आरएसएस बहुत मजबूत है, तो मैं समझ जाता हूं यहां वामसेप नहीं है, इसलिए आरएसएस मजबूत है। जहां वामसेप पहुंच जाता है वहां आरएसएस की दाल नहीं गलती है। तो वामसेप हर जगह पहुंचाओ, ये फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा हर जगह पहुंचाओ, आरएसएस की दाल नहीं गलेगी। ये तो भागने ही वाले हैं, इनको कोई इनको कोई भागने से रोक नहीं सकता कि भागेंगे। भगाने की भी हमको जरूरत नहीं है, खुद ही भाग जाएंगे। केवल बूथ लेवल का संगठन बनाने का काम करो। और अगर बूथ लेवल का संगठन बनेगा, काशीराम साहब की आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। काशीराम साहब ने बताया था अपने समय में, हमारे सामने 3 चुनौतियां हैं। हमें मनी से रोका जाता है, माफिया से रोका जाता है, मीडिया से रोका जाता है। मनी, माफिया, मीडिया, 3 चीज से हमको रोका जाता है। काशीराम साहब ने उसका सॉल्यूशन निकाला, उसका समाधान निकाला। और समाधान कैसे निकाला काशीराम साहब ने? तो समाधान निकाला, क्या समाधान निकाला? बूथ का संगठन बनाओ। जब बूथ का संगठन बनाया काशीराम साहब ने तो क्या कहा? एक वोट भी दो, एक नोट भी दो। मतलब एक तरफ टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी का पैसा, दूसरी तरफ हमारे बहुजन समाज के करोड़ों लोगों का पैसा। हमारे करोड़ों लोग अगर एक एक नोट देंगे तो अडानी अंबानी के पैसे से मुकाबला हो जाएगा। काशीराम साहब ने यह मनी का रास्ता निकाला। फिर कहा माफिया, तो पहले माफिया रोकते थे वोट डालने से, माफिया बूथ लूटते थे। लेकिन जब SC ST OBC माइनॉरिटी का संगठन बूथ पर मजबूत हो गया तो लठ निकल गई कि रोको, देखते हैं कैसे रोकते हो। लड़ाइयां होने लगी, और जब लड़ाइयां होने लगी तो हमारे लोगों का वोट पड़ने लगा, तो माफिया का भी रास्ता निकल गया। और मीडिया का मैंने बताया कि जब बूथ तक आपका संगठन होगा तो हमारी मीडिया भी वहां तक पहुंच जाएगी। तीनों का रास्ता निकाला जा सकता है। उनके समय में मनी माफिया मीडिया था, आज के समय में माफिया नहीं है, ईवीएम है। क्योंकि तब बूथ लूटने की जरूरत होती है, ईवीएम में लूट जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो माफिया की जगह ईवीएम आपके वोटों को लूटने का काम कर रहा है। इसका अगर बंदोबस्त करना है तो बूथ का संगठन होना चाहिए। इसलिए इतना ही कहते हुए कि ये चलो गांव की ओर अभियान चलाना होगा। हर जिले में, हर तहसील, हर ब्लॉक में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बैठकर अपने बूथ की लिस्ट निकालनी होगी, गांव की लिस्ट निकालनी होगी, प्लान बनाना होगा। ये भाषण करने का विषय नहीं है, ये अमल करने का विषय है। चलो बूथ की ओर, चलो गांव की ओर। आपको अपने अपने तहसील, ब्लॉक, जिले का प्लान बनाना होगा, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगानी होगी और हर हफ्ते समीक्षा करना होगा कि इस हफ्ते हम कितने गांव में पहुंचे, इस हफ्ते हम कितने बूथ पर पहुंचे।
ये समीक्षा करना होगा। अगर 3 साल तक नहीं 2 साल में भी हम लोग ये सारा कवर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा समय अब नहीं लगने वाला है, क्योंकि बेसिक नेटवर्क हर जगह पहुंच गया है और मेसराम साहब पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह पहुंच गए हैं। हमारे लोग निराश रहते, अरे उस गांव में हमको कोई नहीं जानता होगा, वहां जाओ बैठो बात करो, तो कहते हम यूट्यूब पर सुनते हैं। तो हर जगह पहले ही आप जाओ, गांव में बाद में जाओ, लेकिन मेसराम साहब पहले पहुंच गए हैं, हमारी सोशल मीडिया पहले पहुंच गई है। तो आपको पहुंचना है, आपको जोड़ना है। अगर हम लोग मिल करके ये भौगोलिक नेटवर्किंग और उस गांव में जितने समाज के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, उनकी सोशल नेटवर्किंग बनाने का काम करते हैं, तो ये लड़ाई हमको कोई रोक नहीं सकता। और जो हमारे महापुरुषों का सपना था कि इस देश का बहुजन समाज शासक वर्ग बनेगा, वो सपना पूरा होगा। सबके साथ इंसाफ होगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही इंसाफ है।